वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। इन दिनों हादसों की खबरें आप सुन ही रहे होंगे। बस हादसों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। लगातार हो रही इन घटनाओं में लोगों की जान भी जा रही है। हादसों का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि हादसों के अलग अलग कारण हैं। बीते दिनों इंदौर से आपने सुना होगा, इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र सरकार की बस खरगोन जिले के धामनोद के फलघाट संजय सेतु की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरी और इस हादसे में बस में सवार 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं अगर उत्तरकाशी की बात की जाए, आपको याद होगा उत्तरकाशी में भी तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई थी और उस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू के डोडा जिले से आ रही बस उधमपुर में पलट गई थी और उस हादसे में 25 यात्री घायल हो गए थे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था। आपको याद होगा कि यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई थी और बस खाई में गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे ये हादसे चिंता का विषय है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है और आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी। जानने की कोशिश रहेगी हादसों के कारण, घटनाओं पर नियंत्रण कैसे किया जाए और प्रबंधन पर मंथन कैसे हो रहा है और प्रबंधन पर मंथन किस तरह किया जाए जिससे ये हादसे रोके जा सके, क्योंकि ये सवाल बड़ा है। कई जिंदगियां इन हादसों में जा रही हैं, कई लोगों की जान चली गई हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शत विशत वाहन आपको नजर आ रहा होगा। संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों की जान तक चली जाती है, परिवार उजड़ जाते हैं। तमाम इसके कारण हैं। वो कारण समझने की आज हमारी कोशिश रही कि क्या वजह है जो इस तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों नहीं इन घटनाओं पर रोक लग पा रही है, क्योंकि अगर सुझावों की बात करें, मंथन की बात करें, वो होता है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर वो सुझाव, वो कार्य अगर देखे जाएं तो वो नजर नहीं आते हैं। और हम देखते हैं लगातार ये हादसे हो रहे हैं। कई जगह के हादसों की जानकारी हमने आपको दी। फिर बात हाल के दिनों में मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, या फिर उससे पहले उत्तरकाशी का जिक्र हमने किया, उसमें 22 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में प्रबंधन कहां पर फेल हो रहा है और क्या इस पर काम करने की जरूरत है, वो भी समझने की हमारी कोशिश रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करा देते हैं। रमेश सिंह बिष्ट सहायक प्रबंधक हैं, परिवहन विभाग के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। साथ ही साथ गौरव शर्मा है, ट्रांसपोर्टर हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। रमेश जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, एक नहीं बल्कि अनेक हादसे हैं, क्यों हो रहे हैं सर ये हादसे, क्या इसके कारण माने जाए? दुर्घटनाओं का मुख्य कारण जो जहां तक हम लोग परिवहन निगम में देखते हैं, बराबर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, शराब पीना एक बहुत बड़ा कारण है, नींद आ जाना और ओवर स्पीडिंग, वाहनों को ओवर ट्रैक करना, इन्हीं की वजह से मेनली हादसे होते हैं। बाकी लापरवाही इसका मुख्य कारण है। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम लोग अपने ड्राइवरों की और कंडक्टरों की काउंसलिंग करें। जो काउंसलिंग होती है तो उनको जागरूक करते हैं तो काफी हद तक के हादसे नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने काफी हद तक इस प्रकार के हादसों को केवल काउंसलिंग के जरिए काबू में लाया है। तो ड्राइवरों कंडक्टरों की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा उनको प्रेरित करें कि शराब ना पिए, ओवर स्पीड ना करें, गाड़ियों को ओवरटेक ना करें, तो इन हादसों को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन रमेश जी, क्या सिर्फ यही कारण है? क्योंकि कारण तो तमाम होते हैं और अनेक हादसे हम देखते हैं, अलग अलग कारण भी नजर आते हैं। ठीक है, गौरव जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। गौरव जी, जिस तरीके से रमेश जी ने तमाम कारण बताए हैं, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इससे, या फिर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि हादसे तमाम होते हैं और हादसों का कोई एक कारण तो होता नहीं है। आप रमेश जी कह रहे हैं कि ड्राइवर्स की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और यहाँ पर खास तौर पर काउंसलिंग के साथ साथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत हो जाती है। लापरवाही ड्राइवर्स की वो बता रहे हैं कई बार, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ यही कारण है जिनकी वजह से हादसे हो रहे हैं? जी गौरव जी। हाँ मैम, नमस्कार मैम। जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका जो भाई साहब ने बताया था कि मतलब ओवर स्पीडिंग या नशे की वजह से हादसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ड्राइवर हैं, उनकी हम काउंसलिंग भी करते हैं और ट्रक जो हमारे चलते हैं तो उनका ये नहीं है कि ओवर टाइम बढ़ाना। उन्हें जैसे विदेशों में होता है कि अपने आप ही 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उन्हें रेस्ट के लिए स्वैप करना पड़ता है कार। हमारे इंडिया में इस तरह का कोई प्रतिदान नहीं है। हमारे यहाँ तो ओवर
गाड़ियां खुलवाई जाती है ज्यादा। हर पार्टी का डिमांड होती है कि हमारा टाइम से माल पहुंचे। हर ट्रांसपोर्टर बसों को कहता है कि जल्दी जल्दी सवारी पहुंचाओ, चाहे उन एक चक्कर मार लिया दोबारा चक्कर लगाओ। मतलब 24-24 घंटे ड्राइवरों को अगर आप ट्रैवलिंग कराएंगे तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी, जिससे ये हादसे होते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए ये गौरव जी हम देख भी रहे हैं, वाकई में ये मुख्य कारण है भी, क्योंकि कई बार जब यात्रा की शुरुआत होती है, अगर चारधाम यात्रा की अगर हम बात कर लें या फिर अन्य अगर जगहों की बात कर लें, वहाँ पर भ्रमण के लिए सैलानी पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। ऐसे में एक एक ड्राइवर की ड्यूटी घंटों घंटों लगती है और कई बार हमने देखा है कि अन्य कारण तो रहते, लेकिन एक ये बड़ा कारण भी हम देखते हैं कि ड्राइवर को झपकी आ गई, जिस वजह से बैलेंस बिगड़ गया वाहन का और हादसा हो गया। इसमें मैम दरअसल क्या है, परिवहन विभाग की तरफ से हमेशा 2 ड्राइवर का ट्रकों पे और बसों पे होना अनिवार्य है। दो ड्राइवर हमारे लिए, हमारे देश में जो संविधान बना हुआ है परिवहन विभाग का जो नॉर्म्स है, उसके अनुसार हमारे ट्रकों पे कम से कम 2 ड्राइवर और एक हेल्पर होता है, जिसमें कि एक टाइमिंग होती है कि 8 घंटे चलाएगा, 5 घंटे चलाएगा, 4 घंटे चलाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है गौरव जी अपनी बात पूरी करिएगा। नमस्कार मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट विभाग में जो परिवहन की तरफ से नॉर्म्स लगे हुए हैं कि डबल ड्राइवर बसों पे और ट्रकों पे होना चाहिए, लेकिन जो अधिकारी रस्तों में ट्रैफिक चेक करते हैं, ट्रकों को चेक करते हैं, तो वो उस पे अपने कमाई के चक्कर में वो इस तरफ ध्यान नहीं देते कि कितने लोग बसों में जा रहे हैं यात्रा करने और उस पर 2 ड्राइवर हैं या नहीं, ड्राइवर की स्थिति जाने लायक है या नहीं। वो कोई मतलब यहाँ पर कोई टेक्निकली मुआयना नहीं करते हैं, बस उन्हें कहते हैं कि जाओ निकलो, हमारा खर्चा दो, सेवा कर दो और निकल जाओ यहाँ से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो सरकारी विभाग है, परिवहन विभाग, इस अमले को थोड़ा सतर्क होना चाहिए, इन पे थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए कि ड्राइवर की स्थिति क्या है। ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी है तो नहीं लेके जाए। 50 आदमियों की जिंदगी उसके हाथ में है, उस पर 2 ड्राइवर हमेशा होने चाहिए और ड्राइवर ने नींद पूरी प्राप्त की है नहीं की है। इस तरह का अगर काउंसलिंग रास्ते में ही हो जाए, यात्रा में जाते हुए चेक पोस्ट बने हुए हैं, तो काफी हादसे होने से बचते हैं। रमेश जी, आप गौरव जी को सुन रहे हैं, आपने तो लापरवाही की बात कह दी, लेकिन वो व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर लंबी यात्रा है तो कम से कम 2 ड्राइवर की तो व्यवस्था हो। अगर एक ड्राइवर की फिजिकल और मेंटल हालत ठीक नहीं होगी और लंबा सफर वो तय करेगा तो जाहिर सी बात है नींद तो आएगी। बिल्कुल, वो उनका कहना बिल्कुल सही है, हम उनकी गौरव जी की बात से सहमत हैं। इसके लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में है, इसमें अगर 400 किलोमीटर से ऊपर का रूट होता है तो हम लोग 2 ड्राइवरों की व्यवस्था करते हैं, यहाँ ये कंपलसरी है। इसके अलावा जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, जो भी हम लोग ड्राइवर को अपने यहाँ भर्ती करते हैं, पहले हमारा प्रशिक्षण संस्थान है कानपुर में, उसमें ड्राइविंग सिमुलेटर लगा हुआ है। पहले हम उनकी ट्रेनिंग उस पे कराते हैं, फिर उनको ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पे परखते हैं। जब वो पूरी तरह उसके ऊपर फिट होते हैं तभी हम उनको मार्क भेजते हैं। तो परिवहन निगम की, हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो एक पॉलिसी है या जो एक नीति है, वो पूरी तरह से दुर्घटनाओं को रोकने वाली है और हम लोग इन सभी नॉर्म्स का पालन करते हैं। बिल्कुल, लेकिन रमेश जी पालन हो रहा है तो फिर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि घटनाएं फिर कैसे घटित हो जा रही हैं? अब ये क्योंकि ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बाहर की बात है, इस वजह से, और ये जांच का भी विषय है, कभी कभी वाहन में तकनीकी खराबी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है रमेश जी, अगर चलिए उत्तर प्रदेश के आप कह रहे हैं कि वहाँ की बात है, तो चलिए ठीक है, मैं फिर आपसे समझना चाहूंगी कि अदर जगह पर जैसे हम देख रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर लें, आपने भी सुना होगा उत्तरकाशी में जो बड़ा हादसा हुआ था, 22 लोगों की जान गई थी। मैं जरा टेक्निकल चीजें आपसे समझना चाहूंगी इस पर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो हादसा हुआ था, 16 लोगों की जान गई थी। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले की खबर आपने सुनी होगी मध्य प्रदेश की, वहां पर करीब 13 लोगों की जान गई। कहीं खाई में बस गिर रही है, कहीं वाहन पलट गया है। तो ये जो बैलेंस बिगड़ रहा है वाहनों का, और या फिर कई बार ये भी कहते हैं कि ड्राइवर को झपकी आ गई जिस वजह से बैलेंस खो दिया, या फिर वाहनों में कोई दिक्कत आ गई। ये हादसे हो कैसे रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश की चलिए बात की कि हमने इस तरीके से काउंसलिंग की है, इस तरीके से हम प्रबंधन करते हैं, लेकिन मैं अगर दूसरी जगहों की बात करूं तो वहां मैं समझना चाहूंगी कि ये दिक्कत कैसे होती है और कैसे इस दिक्कतों को सुधारा जा सकता है। देखिए, अगर वो हमको फॉलो करेंगे तो शायद दुर्घटनाओं से काफी हद तक बच सकते हैं। इसमें जो अगर टेक्निकल रूप से देखा जाए तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक स्टीयरिंग सिस्टम हमारा जो बहुत ही फुल प्रूफ होना चाहिए, और किसी को भी जो ये लोग स्पेयर पार्ट यूज करते हैं रिपेयरिंग में, उसमें बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ
स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेक पार्ट, इसमें किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और इसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट ही यूज करने चाहिए, ताकि इनमें अगर जरा भी खराबी आती है, स्टीयरिंग फेल करती है या ब्रेक सिस्टम फेल करता है, तो तकनीकी रूप से ड्राइवर भी बस को नहीं बचा सकता। इसके लिए इन दो पार्ट्स को हम सजेस्ट करेंगे कि ब्रेक सिस्टम और स्टीयरिंग के जो पार्ट्स हैं उसके लिए बहुत सजगता बरतते हुए अच्छी क्वालिटी के ही लगाएं, ताकि तकनीकी रूप से गाड़ी सक्षम रहे और ड्राइवर उनको काबू में कर सके। ड्राइवर जी की बात में मैं कुछ कहना चाहूंगा जी गौरव जी। टेक्निकल की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो टेक्निकल एक फिटनेस हमारे सरकार द्वारा परिवहन विभाग के द्वारा फिटनेस की रही जाती है। उसमें टेक्निकल वो है ना, इनके टीआई साहब देखते हैं। टेक्निकल गाड़ी अगर ओके है तो रोड पे चलेगी, अगर टेक्निकली ओके नहीं है तो रोड पे नहीं चल सकती, तो परमिशन ही नहीं मिल सकती। सही बात, ये टेक्निकल मामला नहीं है। टेक्निकल मामला इसलिए नहीं है क्योंकि गाड़ियां जो भी रोड पे चलती हैं उनका ब्रेक और स्टीयरिंग वो ड्राइवर देख के चलता है कि स्टीयरिंग खराब है तो मरेगा तो ड्राइवर भी साथ में, सवारी है साथ में, और ब्रेक खराब है तो ब्रेक तो जरूरी है। हम भी कार चलाते हैं तो हम भी स्टीयरिंग और ब्रेक ओके रखते हैं। लेकिन वो मसला यहाँ पे यह है कि टाइमिंग, ओवर टाइमिंग, जो हम 400 किलोमीटर रन कर रहे हैं, तो 400 किलोमीटर रन करने के लिए हमें 12 घंटे लगते हैं कार से, और ट्रक कैसे लगते हैं हमें 18 घंटे। हम 18 घंटे में उस रनिंग को ज्यादा बढ़वा रहे हैं, एक ही ड्राइवर के माध्यम से चलवा रहे हैं लगातार 18 घंटे बिना नॉन स्टॉप। तो उस स्थिति में अगर परिवहन विभाग इस पर अंकुश लगाए कि 2 ड्राइवर हमेशा ट्रक पे होने चाहिए 400 किलोमीटर रन पर, ये होता नहीं है। जो फैक्ट है वो होता नहीं है रोड पर। केवल एक ही ड्राइवर ड्राइवरी कर रहा है और पूरी रात 18 घंटे गाड़ी चला रहा है, उसे घर जाने का भी जल्दी है, उसे बच्चों से मिलने की भी जल्दी है, उसे माल पहुंचाने की भी जल्दी है। जीएसटी का भी डर है कि जीएसटी का टाइम निकल ना जाए, 24 घंटे का टाइम है जीएसटी का 200 किलोमीटर का, मुझे गाड़ी चलानी चाहिए। हमने अपने ड्राइवरों को ज्यादातर ये बोल रखा है कि 200 किलोमीटर के बाद आप स्टे करो, चाहे कहीं भी हो, रुक जाओ, रन मत करो। लेकिन बसों पे क्या होता है कि बसों पे सवारियां अगर 50 आदमी साथ में बैठे हुए हैं, वो प्रेशर बनाते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी रास्ते में मत रहो, जहाँ में पहुंचना वहां पहुंचाइए। प्रेशर होता है, ड्राइवर पे प्रेशर होता है। ड्राइवर पे 50 लोग प्रेशर करेंगे तो उससे मजबूरन चलना होगा, नींद आ रही होगी, वो जब भी चलेगा। इसके लिए अगर सरकारी विभाग जितने भी परिवहन चेक पोस्ट होते हैं और ट्रैफिक नियम के पालन करने वाले ट्रैफिक अधिकारी होते हैं रास्ते में, वो रुके और वो चेक करें कि बसों में 2 ड्राइवर है या नहीं। 2 ड्राइवर नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे सीज करें, उसके खिलाफ जो भी एक्ट होते हैं वो लगाएं। नहीं तो गौरव जी, तो क्या वाहनों की फिटनेस मायने नहीं रखती है क्या? अगर ड्राइवर जब नहीं, कई बार तो हमने ये भी देखा है ना गौरव जी की हादसे जो हुए हैं स्टीयरिंग फेल की वजह से भी हुए हैं, कई जगह टायर में भी दिक्कत होती है और तमाम ऐसी परेशानियां होती हैं। और ये भी सवाल उठाया जाता है कि जब यात्रा पर निकल रहे हैं, जब बस को लेकर ड्राइवर निकल रहे हैं, तो पहले से कई बार फिटनेस नहीं चेक करते हैं, वो वहां भी लापरवाही होती है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फिटनेस है, परिवहन अधिकारी रास्ते में चेक पोस्ट बने हुए हैं। अगर हम उत्तराखंड में जाते हैं, यहाँ से हरिद्वार में एंट्री करते हैं, तो चेक पोस्ट यूपी के भी बने हुए हैं और उत्तराखंड के भी बने हुए हैं। दोनों चेक पोस्ट पर पेपर चेक होते हैं। अब तो ऑनलाइन चेक होने शुरू हो गया। आप अपने मोबाइल में MR डालें, M परिवहन डालें और उसमें गाड़ी का नंबर डालें, तो उसकी पूरी डिटेल आएगी कि गाड़ी का इंश्योरेंस है, गाड़ी की फिटनेस है, गाड़ी का परमिट है, गाड़ी किस ओनर की है, गाड़ी ने टैक्स जमा कराया या नहीं करा। लेकिन अधिकारी जो सड़क पर खड़े हैं, केवल वो अधिकारी अपना टैक्स जमा कराने के लिए या अपने राजस्व बढ़ाने के लिए खड़े हैं, ना कि वो पब्लिक के जान माल की रक्षा करने के लिए। मैं तो सीधा इल्जाम परिवहन विभाग पर लगाऊंगा कि वो केवल वहां पर अपना टैक्स राजस्व बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। अगर वो सोचे ड्राइवर को थोड़ा सा गाइड करें, तो ड्राइवर के लिए सख्ती करें कि अगर तेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, अगर तेरे साथ दूसरा ड्राइवर नहीं होगा, तो ड्राइवर लड़कर अपने मालिक से बोलेगा कि मैं सेकंड ड्राइवर के बिना नहीं चलूंगा, तो सेकंड ड्राइवर उसके साथ हमेशा होगा साथ। अक्सर ने क्या 400 किलोमीटर रन के लिए हम डबल ड्राइवर करते हैं, लेकिन ये 400 के 200, 300, 500, 1000 किलोमीटर तक भी ड्राइवर सिंगल ड्राइवर ही चल रहे हैं बसों में। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो शर्तें, जो परिवहन विभाग की जो शर्तें होती हैं, उन शर्तों पर खरे भी ना उतरने के बावजूद उनको लाइसेंस मिल जाता है, ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाती है और पहले से ड्राइविंग करने लग जाते हैं। कई बार ये भी वजह आप हादसे की मान रहे हैं गौरव जी। रमेश जी, ये सही बात है? नहीं, ये बड़ा हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि हर चीज दूसरे पर डाल लें। फिटनेस की जहां तक बात है, फिटनेस सरकार नहीं देख सकती। फिटनेस हमको अपनी गाड़ियों की खुद ही चेक करनी होगी। ये कह रहे चेकिंग हो। अब पता लगा कि आपने एक कंडम पार्ट लगा दिया, उस समय चलते समय तो बस चल रही है, उस समय ठीक लगेगा, आगे जाके स्टीयरिंग की वो फेल हो गई, तो कोई क्या करेगा? तो ऐसा नहीं है कि हमको खुद अवेयर होना होगा कि गाड़ी सही है नहीं है। और ड्राइवर, जैसे ट्रक की बात है, क्योंकि हम लोग ट्रक ऑपरेट नहीं करते हैं, इसलिए में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बस में
हमारी बस 100-150 किलोमीटर के बाद एक स्टॉप जरूर लेती है, चाहे चाय पीने के लिए ले। तो ड्राइवर पे 400 किलोमीटर में उतना एग्जर्शन नहीं आता है बसों में, और 400 किलोमीटर के बाद 2 ड्राइवर रखे जाते हैं। इसी का कारण है कि हमारे यहाँ उतने हादसे इस तरह के नहीं होते। और प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, काउंसलिंग की जाए, अपनी गाड़ी की फिटनेस अच्छी रखी जाए, और काउंसलिंग बराबर करें, शराब पीने के लिए ना पीने के लिए प्रेरित करें, ओवरटेकिंग ना करें, तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं शून्य होने के करीब होंगी। लेकिन रमेश जी, अब शून्य तो हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और देखिए, हम कई बार देखते हैं विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जागरूक करने के लिए, लेकिन बावजूद उसके ये घटनाएं बढ़ रही हैं। एक बात और, क्या सड़कों की हालात भी इसके लिए जिम्मेदार है? हाँ, कुछ जैसे सड़कें, वही ओवरटेकिंग का मसला है, सड़कें पतली है, रियर एंड टियर हो रहा है तो भगाते हैं, उसके चक्कर में हादसे हो सकते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपनी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसने एक लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह मना के बहुत लोगों को अवेयर किया है। और निश्चित तौर पे हम लोग अपने बस अड्डे, बस डिपो पे बराबर काउंसलिंग कर करके इन लोगों को जागरूक करते रहते हैं, और कैसे टेम्परामेंट मेंटेन करें ये बताते रहते हैं, तो उससे काफी फायदा हुआ है। लेकिन गौरव जी, जो हादसे हो रहे हैं, ये जो आप तमाम मानकों को गिना रहे हैं, आप प्रबंधन की बात कर रहे हैं, आपने तमाम बातों को भी रखा है अपनी, लेकिन आपको कमी कहाँ पर नजर आ रही है? क्यों नहीं पूरे ये मानक फुलफिल हो पा रहे हैं, हादसे हो जा रहे हैं? मानक फुलफिल होते हैं परिवहन विभाग के, अगर सख्ताई होती है। नहीं, अगर सख्ताई नहीं है, अगर रास्ते में खड़े हैं, केवल आपने भाईजान ने बोला कि 400 किलोमीटर रन कराना है ट्रक बस को, केवल में बस को रन 400 किलोमीटर कराना है, लेकिन 400 किलोमीटर की आप दूरी देखिए कितने घंटे में लगती है। उसके लिए ड्राइवर उतनी ही तेजी से जाएगा, उसके बाद उसे वापस घर आने की 400 किलोमीटर वापस घर आने की लगती है, जिसकी वजह से वो रात को नाइट काटता है और रात में नाइट में वापस वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो उसके लिए उसे 800 किलोमीटर रन कर रहा है। अगर मैं तो यही बोलूंगा, केवल मेरा कुछ आपसे, मेरा इनसे कोई मतभेद नहीं है भाई सबसे, और इनसे ये कहना है कि अगर आप चेकिंग के लिए व्यवस्था बना दें बसों में, तो 2 ड्राइवर कंपलसरी है, और ड्राइवर को सख्त कर दें कि लाइसेंस आपका रद्द हो जाएगा और आपके साथ सेकंड ड्राइवर नहीं होगा, तो बहुत चीजें सुधार आएगा, बहुत एक्सीडेंट बचेंगे। और रही सड़कों की बात, सड़कें हमारी सरकार ने बहुत अच्छी बना दी है। सड़कें 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन तक बन रही है, जिन पर बसें कार अच्छी स्पीड पर दौड़ती है। लेकिन स्पीड का न्यूनतम करने के बाद अगर हम 80 के 100 से ऊपर अगर बस को भगा रहे हैं, तो उसका चालान करा जाए, या कुछ उस तरह उस पर रोकथाम की जाए, जिससे कि उसके मालिक को भी लगे कि हाँ, मेरी गाड़ी को चालान हो रहा है, मेरी गाड़ी का चार्जेस बढ़ रहा है, तो मुझे ड्राइवर पे सख्ताई करनी पड़ेगी, स्पीड कम करी जाए। स्टेयरिंग के लिए जांच, रास्ते में जांचों की मतलब कंपनियां, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है फिटनेस के लिए। नहीं गौरव जी, हम एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कहीं पर बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं अच्छी हो सकता है कहीं पर बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, लेकिन हम पूरे ओवरऑल की बात करें, जो तमाम हादसे सामने आ रहे हैं, हम वजह जानने की कोशिश करें। लेकिन गौरव जी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके चालान काटें, अगर कोई ओवरटेक कर रहा है तो उस पर फिर कार्रवाई तो होती है, लेकिन बावजूद कई बार हम देखते हैं कि ड्राइवर्स की भी लापरवाही वजह बनती है इन हादसों की। लापरवाही वजह है, ड्रिंक ड्राइव, आप हमारे यहाँ कानून का है कि ड्रिंक और ड्राइव करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। तो उसके लिए हमने अपने बस वालों को, ड्राइवरों को, हमने अपने इसके लिए सड़क सुरक्षा परिवहन चलता है, परिवहन की तरफ से चलता है, मंथ सितंबर तक चलता है, जिसमें कि हम अपने ड्राइवरों को समझाते हैं कि भाई आप ड्रिंक नहीं करेंगे, रास्ते में चलाते हो, अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है तो आप चश्मा लगाएं, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है आप उसे चेकअप कराएं, रूटीनली चेकअप कराएं, तो उससे समाधान हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से काफी अच्छा काम हो रहा है, परिवहन विभाग को थोड़ा सा सतर्क हो जाए, मालिकों को, हमारे को, मोटर मालिक, जो ट्रक मालिक, बस मालिक है, इनके साथ मीटिंग करें, इनके ड्राइवरों को बैठाए, समझाए, काफी प्रयास हो सकता है। जी ठीक है रमेश जी, मैं आपसे सुझाव चाहूंगी इस पर कि ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात को अगर छोड़ दिया जाए, अगर अदर स्टेट्स की बात की जाए तो वहां पर जो हादसे हो रहे हैं, सुझाव आप कुछ देना चाहेंगे इनको रोकने के लिए? बस कैसा मैनेजमेंट इसके लिए तैयार करना चाहिए? क्या कुछ प्रॉपरली इस पर कार्य करने की जरूरत नजर आती है आपको? जो ड्राइवर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं, जैसा कि कहा कि फिजिकल उनकी जो है जांच होती रहनी चाहिए। तो हम लोग जैसे जांच कराते रहते हैं, 6 महीने में हम लोग कैंप लगा के
इनकी जांच, आंखों की जांच खासकर कराते रहते हैं। तो एक जरूरी प्रक्रिया है, और जरा हम लोग अगर स्पेयर पार्ट्स अच्छे क्वालिटी के यूज करें और थोड़ा इनको प्रेरित करें कि ओवरटेक ना करें, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, इस टाइप के स्लोगन लगाएं, तो शायद ये ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग रोक के हम हादसों को रोक सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि ड्राइवर्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए, हाँ बिल्कुल, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी फ्लीट में और इतने बड़े देश में इस तरह की चीजें बहुत संभव है नहीं यहाँ पे। अगर हम इतना भी कर लें कि प्रॉपरली ट्रेनिंग करा लें और ये उनको कहें कि आपके बच्चे आपका घर पे इंतजार कर रहे हैं, ये भावना अगर भरें, तो शायद ओवर स्पीडिंग ना हो और दुर्घटनाएं काफी हद तक रुक सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी रमेश जी, एक सख्त रवैया भी अपनाना पड़ेगा। अगर लापरवाही की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक डर भी होना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लाइसेंस कैंसिल करे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एक बस जो ट्रक है वो तो खैर 2 आदमी को 3 आदमी को लेके चल रहा है, हम लोग यहाँ 52 जान को लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए बस के लिए नाम थोड़े कड़े होने चाहिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुझाव यही है कि मेंटल और फिजिकल पर ड्राइवर्स की हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जो ट्रिप, ये कहा जाता है कि लंबी लंबी ट्रिप तय करके ड्राइवर्स आते हैं और दोबारा से उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा ड्राइवर की व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और जिस तरीके से रमेश जी बता रहे हैं कि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काउंसलिंग की जाए और प्रॉपर ट्रेनिंग अगर ड्राइवर्स को दी जाए तो फिर इन हादसों को रोका जा सकता है। बहरहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।